नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित पद्य पाठ बादल राग पर आधारित है। इस वीडियो में हम कविता पाठ का सार, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता के सार से। छायावाद के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता है बादल राग, जिसे काव्य संग्रह अनामिका से लिया गया है। इसमें बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है, अतः बादल राग का आशय है क्रांति का संगीत। कवि बादलों को देखकर कल्पना करते हैं कि वायु रूपी समुद्र में क्रांतिकारी बादलों की सेना छाई हुई है। इससे क्षणिक सुखों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, परंतु दीन दुखी जनों के लिए अनेक संभावनाओं के अंकुर भी फूटने लगे हैं। यह बादल बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में युद्ध की भेरी बजाती नौका के समान चले आ रहे हैं। बादलों की गर्जना को सुनकर धरती के भीतर सुप्त बीज नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा कर बादलों की ओर निहारने लगते हैं। बादलों की भीषण गर्जना में मूसलाधार वर्षा के साथ साथ आकाश में तैरते बादल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हों। कवि कहते हैं कि बादलों की इस घनघोर गर्जना को सुनकर छोटे और हल्के पौधे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वे बादलों को देखकर अपनी हरियाली से खिलखिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं और उन्हें फिर आने के लिए बुलाते हैं। तात्पर्य यह है कि क्रांति के शोर से छोटों अर्थात आम आदमी को बहुत आनंद मिलता है। इसीलिए कवि बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा भी देते हैं। बादलों का गर्जन किसानों एवं मजदूरों को नवनिर्माण की प्रेरणा देता है। कवि के अनुसार बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आतंक का ही पर्याय हैं। इसमें रहने वाले संपन्न लोग, शोषणकारी ताकतें आम व्यक्ति के शोषण हेतु नित्य प्रति षड्यंत्रों का सृजन करते रहते हैं। क्रांति की गर्जना उन्हें इतना अधिक भयभीत कर देती है कि वे अपनी प्रेमिका के अंगों से चिपक कर भी कांपते नजर आते हैं। दूसरी ओर कीचड़ में मानो उत्सव मन रहा है, कमल खिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि गरीबों के नन्हे सुकुमार बच्चे रोग, शोक और विप्लव की स्थिति में भी हंसते रहते हैं। इसी कारण इस देश के निर्धन किसान बादलों को क्रांति दूत मानकर अधीर होकर उन्हें अपनी ओर बुलाते हैं। यह बादल ही उनके जीवन का आधार हैं। आइए अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, स्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों, कष्टों के भय को कहा है। कवि का मानना है कि संसार में सुख अस्थिर होता है, उसके साथ साथ दुख का प्रभाव सदैव बना रहता है। सुविधा संपन्न लोग गरीबों का शोषण कर अथाह संपत्ति जमा तो कर लेते हैं, परंतु उन्हें सदैव क्रांति की आशंका बनी रहती है। सब कुछ छिन जाने के इस भय को ही दुख की छाया कहा गया है। प्रश्न 2, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? उत्तर, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में क्रांति विरोधी गर्वीले वीरों अर्थात पूंजीपतियों, शोषणकारी ताकतों की ओर संकेत है। अशनिपात अर्थात बिजली गिरने का तात्पर्य क्रांति से है। क्रांति के प्रभाव से बड़े बड़े धन संपन्न वीर धराशायी हो जाते हैं, उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है, वे उन्नति के शिखर से गिर जाते हैं और उनका गर्व चूर चूर
हो जाता है। प्रश्न 3, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति गर्जन। जब क्रांति होती है तो उसका लाभ छोटे अर्थात सामान्य जन को ही मिलता है। क्रांति के परिणाम स्वरूप शोषक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग की संपत्ति, सत्ता आदि समाप्त हो जाती है, जबकि छोटे ही है शोभा पाते से तात्पर्य है कि शोषण के शिकार छोटे अर्थात आम आदमी से कुछ छिनता नहीं है, अपितु उसे कुछ अधिकारों की प्राप्ति ही होती है। प्रश्न 4, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? उत्तर, बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे हवा बहने लगती है, बादल गर्जना करते हुए मूसलाधार वर्षा करते हैं, पर्वत शिखर बिजली के गिरने से शत विशत हो जाते हैं, सुप्त बीज अंकुरित होने लगते हैं, छोटे छोटे पौधे हवा में लहराते हुए हाथ हिलाते से प्रतीत होते हैं, ताप से पीड़ित प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रश्न 5, व्याख्या कीजिए। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। उत्तर, कवि कहते हैं कि क्रांति दूत रूपी बादल आकाश में ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। वे संसार के दग्ध हृदय पर क्रूर विनाश का जल भरा खेल रच रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शोषण और अभाव से परिपूर्ण इस संसार में बादल क्रांति दूत बनकर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं। दूसरा, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। उत्तर, कवि अभिव्यक्त करते हैं कि पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवन मात्र भवन नहीं हैं, यह तो भय और त्रास के निवास हैं। इन भवनों में बैठकर शोषणकारी गरीबों को शोषित करने की और अधिक योजनाएं बनाते हैं। ये लोग स्वयं भी सदा भयभीत रहते हैं। कवि कहते हैं कि जल की विनाश लीला तो सदा पंक में अर्थात कीचड़ में ही होती है। वर्षा जनित बाढ़ सदैव कीचड़ भरी धरती को ही डुबोती है। आइए अब एक नजर डालते हैं कला की बात पर। प्रश्न 1, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों? उत्तर, इस पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मुझे प्रकृति का निम्नलिखित मानवीय रूप पसंद आया। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। इस काव्यांश में छोटे पौधों के रूप में शोषित वर्ग का चित्रण किया गया है। यह वर्ग क्रांति की संभावना से सर्वाधिक प्रसन्न होता है। हाथ हिला हिलाकर यह मानो क्रांति का आह्वान करते प्रतीत होते हैं। कवि की कल्पना अत्यंत रोचक है। प्रश्न 2, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश को छांटकर लिखिए। उत्तर, कविता में निम्नलिखित स्थानों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यह तेरी रणतरी, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, आए विप्लव के बादल, आए जीवन के पारावार। प्रश्न 3, इस कविता में बादल के लिए आए विप्लव के वीर,
अय जीवन के पारावार जैसे संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है। बादल राग कविता के शेष 5 खंडों में भी कई संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे अरे वर्ष के हर्ष, मेरे पागल बादल, अय निर्बंध, अय स्वच्छंद, अय उद्दाम, अय सम्राट, अय विप्लव के प्लावन, अय अनंत के चंचल शिशु सुकुमार। उपर्युक्त संबोधनों की व्याख्या करें तथा बताएं कि बादल के लिए संबोधनों का क्या औचित्य है। उत्तर: इन संबोधनों के प्रयोग से कवि प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादानों के सुंदर चित्रण के साथ साथ कविता की सार्थकता को बढ़ाते हैं। बादलों के लिए प्रयुक्त इन संबोधनों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। अरे वर्ष के हर्ष यानी खुशी का प्रतीक, मेरे पागल बादल मस्ती का प्रतीक, अय निर्बंध बंधन मुक्त, अय स्वच्छंद स्वतंत्रता से विचरण करने वाले, अय उद्दाम भय से मुक्त, अय सम्राट सर्वशक्तिशाली, अय विप्लव के प्लावन क्रांति या प्रलय, अय अनंत के चंचल शिशु सुकुमार बच्चों के समान चंचल। प्रश्न 4, कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का सायास प्रयोग करता है, जैसे अस्थिर सुख। सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग ने सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा कर दिया है। ऐसे अन्य विशेषणों को कविता से छांट कर लिखिए तथा बताइए कि ऐसे शब्द पदों के प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। उत्तर: कविता में कवि ने अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। इन्हें रेखांकित कर लिखा गया है। इनके समक्ष इनके विशिष्ट प्रभाव को दर्शाया गया है, जैसे निर्दय विप्लव विनाश की निर्ममता बताने हेतु, दग्ध हृदय दुख की अधिकता बताने हेतु, सजग सुप्त अंकुर धरती के भीतर सोए किंतु सजग वज्र हुंकार भयानकता के प्रभाव हेतु, गगन स्पर्शी अत्यधिक ऊंचाई बताने हेतु, त्रस्त नयन आंखों की व्याकुलता हेतु, जीर्ण बाहु भुजाओं की दुर्बलता हेतु, प्रफुल्ल जलज कमल के सौंदर्य हेतु, रुद्ध कोश भरा हुआ खजाना आदि। अब एक नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रश्न 1, क्रांति की गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनका मुख ढांपना किस मानसिकता का द्योतक है? बादल राग कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर: शोषक वर्ग आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने पर भी क्रांति की गर्जना को सुनकर अपनी सत्ता की समाप्ति के प्रति आशंकित होता है। भविष्य की आशंकाओं से वह बुरी तरह भयभीत हो जाता है। उसका मुख ढांपना उसकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है। तात्पर्य यह है कि क्रांति के परिणामों से शोषक वर्ग सदैव भयभीत होता है। प्रश्न 2, तुझे बुलाता कृषक अधीर का व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर: किसान वर्ग आर्थिक क्रांति का पक्षधर है। जिस तरह वह फसलों के उत्पादन हेतु बादलों से वर्षा की कामना करता है, उसी प्रकार वह क्रांति को भी आमंत्रित करता है ताकि उसकी दुर्दशा में सुधार हो सके। प्रश्न 3, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। निराला की कविता बादल राग की पंक्ति में अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा गया है? उत्तर: कवि के अनुसार धनिकों के इन ऊंचे ऊंचे आवासों को आतंक भवन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन भवनों में बैठकर ही शोषणकारी शोषण के नए नए तरीके खोजते हैं। साथ ही यह आवास शोषण से लूटी गई संपत्ति के केंद्र भी होते हैं। दूसरे अर्थों में शोषणकारी ताकतें स्वयं भी इन आवासों में रहते हुए अपने भविष्य के प्रति सदैव आतंकित रहती हैं। वे जानती हैं कि शोषित वर्ग जब भी क्रांति का रास्ता अपनाएगा तो उनकी अट्टालिकाएं
समाप्त कर दी जाएंगी। इसी कारण अट्टालिका को आतंक भवन का नाम दिया गया है। प्रश्न 4, बादल राग शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्तर, बादल राग क्रांति की आवाज का परिचायक है। जन क्रांति को प्रेरणा देती यह कविता स्पष्ट करती है कि क्रांति से आम आदमी को विकास के नए अवसर प्राप्त होते हैं। बादलों का आगमन सुप्त अंकुर को भी नवजीवन प्रदान करता है। कवि बादलों का बारिश करने या क्रांति हेतु आह्वान करता है। उद्देश्य के अनुरूप होने के कारण यह शीर्षक पूर्णतया उचित है। प्रश्न 5, कविता बादल राग में अय विप्लव के वीर किसे तथा क्यों कहा गया है। उत्तर, कविता बादल राग में अय विप्लव के वीर बादलों को कहा गया है क्योंकि बादल घनघोर वर्षा कर सारे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति का आगमन बुराई रूपी कीचड़ को समाप्त कर आम व्यक्ति के जीवन में सहायक बनता है। प्रश्न 6, बादल राग जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता बादल राग में कवि आम व्यक्ति के लिए बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करते हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस कविता में कवि ने लघु मानव की खुशहाली का राग ही सुनाया है। धरती के भीतर सुप्त अंकुरों में बादलों की उपस्थिति से नवजीवन की आशा दिखाकर कवि इसे जीवन के नए राग से जोड़ते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होगा। इसी पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों हेतु हमारा आगामी वीडियो देखना न भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।